अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जो प्लांट्स के अंदर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने वाला है। अब ये तो दोनों डेवलपमेंट होते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इनमें से एक पहले होता है और एक बाद में होता है, मतलब स्टार्टिंग उनकी पहले और बाद में होती है। तो इन दोनों में से किसका डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होता है और किसका डेवलपमेंट थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होता है? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जाइगोट मतलब जाइगोट के अंदर में डेवलपमेंट से जल्दी स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन है भाई, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जाइगोट को। तो अगर हम यहाँ पर बना दें अपना एम्ब्रियो सैक, यहाँ पर ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और यहाँ पे हमारा जाइगोट, तो जो पहला डिवीजन होगा वो इन दोनों में से किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। वो डिवाइड करके धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाता जाएगा और एंडोस्पर्म बनाता जाएगा। एक बार जब इसका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो कुछ एंडोस्पर्म बनने के बाद, थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है वो बनने के बाद जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारा जो जाइगोट डिवीजन है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा जाइगोट, जब वो एम्ब्रियो बना रहा हो तो एनर्जी की कमी ना पड़े। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म फूड की तरह काम करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह काम करता है और वो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाते टाइम जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा पहले स्टार्ट होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। अब होता कैसे ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म्स में कई तरह का होता है, बहुत सारे डिफरेंट तरह का होता है। उसमें जो सबसे कॉमन टाइप वाला है वो तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो सबसे कॉमन टाइप का है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसमें क्या होगा? हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये, और उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये स्टार्टिंग में बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माने ये न्यूक्लियस तो डिवाइड करता जा रहा है, नए न्यूक्लियाई बनते जा रहे हैं, बट सेल नहीं बन रहा है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर में सेल वॉल डेवलप नहीं कर रही है, सेपरेशन डेवलप नहीं कर रही है, वो सेल नहीं बना रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या शो कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शो कर रहा है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे इस तरह से। ये देखो, ये बहुत सारे क्या है? न्यूक्लियाई। और जब एक एम्ब्रियो सैक में पूरा का पूरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाए तो ये हमारे पास में कहलाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आपने जो नारियल पानी पिया होगा तो जो बिल्कुल कच्चा नारियल होता है उसमें पूरा का पूरा पानी होता है, तो वो जो पानी है वो क्या है एक्चुअल में? वो एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। एक बार जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है तब न्यूक्लियस के ऊपर में सेल वॉल डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। मतलब ये जो फ्री न्यूक्लियाई हैं अब ये क्या बनना स्टार्ट कर देंगे? सेल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेयर बाय लेयर वो सेल का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, सबसे पहले सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये सेल का फॉर्मेशन कर रही है इस तरह से, और एक लेयर बना देगी एम्ब्रियो सैक को कवर करती हुई, और ये धीरे धीरे लेयर और मोटी होती हुई चली जाएगी। और ये जो बीच में प्रेजेंट है ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये जो बाहर की तरफ जमता जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ इकट्ठा होता जा रहा है, ये क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फिर से हम वापस से कोकोनट की बात करते हैं। जब आपने थोड़ा सा पका हुआ नारियल, मतलब जब पूरी तरह से पका हुआ नहीं है लेकिन स्लाइटली पका होता है, तो उसमें कुछ अमाउंट में वाइट डिपोजिशन देखने को मिली होगी आपको। भाई जब नारियल काटते हैं तो उसकी जो मलाई होती है, या फिर उसको कर्नल बोलते हैं, वाइट कलर का, वो सॉलिड होता है। वो सॉलिड कर्नल एक्चुअल में क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये और कुछ नहीं है, ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और बीच में
पानी भी होता है, अभी पानी भी पूरी तरह से खत्म नहीं है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। जब धीरे धीरे और मैच्योरेशन होता है, एंडोस्पर्म और डेवलप करता है, तो जितना भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो सब डिपॉजिट हो जाता है साइड में जाकर के और पूरी की तरह से सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेल्यूलर एंडोस्पर्म में। जैसे आपने पका हुआ नारियल खाया होगा, जो नारियल पानी था वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? पक करके नारियल। और जब बिल्कुल नारियल पक जाता है तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्ट बच जाता है, जो लिक्विड पार्ट था वो 100% खत्म हो जाता है। ये 100% सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। तो ये स्टार्ट इसी तरह से होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फिर एक मिक्स्ड स्टेज आ जाती है जहां पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी है, और उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट करके वो पूरी तरह से सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको समझने का तरीका भी हमने बता दिया। नारियल पानी, बिल्कुल कच्चा नारियल होता है हरा वाला, उसमें 100% पानी होता है, और अगर बिल्कुल पक जाता है नारियल तो 100% सेल्यूलर एंडोस्पर्म सॉलिड पार्ट होता है। ये हो गई एंडोस्पर्म की बात। अब जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है वैसे वैसे एम्ब्रियो भी डेवलप करेगा। भाई स्टार्टिंग में जो स्टार्ट होता है वो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा होने तक हमारा जो जाइगोट है वो वेट कर रहा है, नहीं। थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म जैसे जैसे बनने लगता है उसके बाद जाइगोट भी अपना डिवीजन स्टार्ट कर देता है, जाइगोट भी अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, और वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देगा। तो थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बनने के बाद में हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट अब हमें पढ़ना है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा किस तरफ? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक की दो साइड हैं, एक चलाजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। जो एग प्रेजेंट होता है वो कहां पे होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पर ही एग एपरेटस था। जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा होगा एम्ब्रियो सैक का ओरिजिनल डायग्राम, तो वहां पे एम्ब्रियो सैक में जो एग एपरेटस था वो माइक्रोपाइलर साइड पे था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट भी माइक्रोपाइलर साइड पे ही बनता है। अब यहां पर देखो, एंडोस्पर्म डेवलप करके धीरे धीरे एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत यहां पर बन चुका है। ये जो साइड में हमने बनाया ये एंडोस्पर्म है। जैसे जैसे एंडोस्पर्म बनने लगा फिर जाइगोट भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब जाइगोट स्टार्ट करके डिवीजन क्या क्या फॉर्म करता है, किस ऑर्डर में फॉर्म करता है, वो सारी चीजें हमें समझनी है। हम पूरा जो सीक्वेंस रखेंगे वहां पर चलाजल एंड यहां पर रखेंगे, और जो दूसरी साइड यहां पे है माइक्रोपाइलर एंड। एनसीईआरटी में इसको उल्टा करके दिया हुआ है, हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं क्योंकि ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरफ माइक्रोपाइलर एंड रहेगा और ऊपर की तरफ चलाजल एंड रहेगा। अब देखो जाइगोट कैसे डिवाइड करता है। जाइगोट पहले अपने आप में इलोंगेशन करता है, लंबा होता है, और लंबा होने के बाद एक अनइक्वल डिवीजन करता है, अनइक्वल माइटोसिस करता है। अनइक्वल माइटोसिस यानी कि जो सेल बनेंगे, जो दो नए सेल बनने वाले हैं फाइनली डिवीजन के बाद में, वो अलग अलग साइज के होंगे, एक थोड़ा छोटा होगा और एक थोड़ा सा बड़ा होगा। इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज एम्ब्रियो। ये जो हमारा ये एम्ब्रियो बना है ये है टू सेल स्टेज एम्ब्रियो। इस टू सेल स्टेज एम्ब्रियो को प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। अब ये जो दोनों अलग अलग सेल बने, ये बड़ा वाला सेल ये बना है और ये जो छोटा वाला सेल ये बना है, इनका काम भी अलग अलग होगा। ये कुछ अलग चीज बनाएगा और ये जो ऊपर वाला सेल है ये अलग तरीके से डेवलप करेगा। जो ये नीचे वाला सेल है, ये बड़ा वाला सेल, ये क्या करता है? ये अपने अंदर में पेरिक्लिनल डिवीजन शो करता है। मतलब कि पेरिक्लिनल मतलब पैरेलल डिवीजन, ये ऐसे करता है। ये एक सेल है, ये सेल अपने अंदर में पैरेलल डिवीजन करता रहता है ऐसे। और जब पैरेलल डिवीजन करेगा तो सेल की एक लीनियर लाइन बनती हुई चली जाती है। जैसे सेल है, डिवाइड करेगा नए सेल, फिर 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 डिवाइड करेगा नए सेल। तो इस तरह से एक लंबी चेन बनती जाएगी, सेल के ऊपर सेल अरेंज होते जाएंगे। ये देखो ये पूरी, और ये किसके थ्रू बने हैं?
ये जो बड़ा वाला सेल था इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन या फिर पैरेलल डिवीजन, लगातार पैरेलल डिवीजन होने की वजह से ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर के जो ऊपर वाली साइड है, ध्यान से देखो तो यहां एक बड़ा सा सेल है, इसका काम है माइक्रोपाइलर साइड की तरफ से अटैच रहना। ये जो माइक्रोपाइलर साइड है यहां से अटैच करके रखेगा। ये ओवरी की वॉल है, मतलब एम्ब्रियो सैक की, और यहां से इसको चिपका के रखेगा। और सस्पेंसर का काम क्या है? सस्पेंसर का काम है ये जो हमारा ऊपर की तरफ एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एक्चुअल एम्ब्रियो वही होता है, जो एम्ब्रियो भी लगातार डेवलप कर रहा है उसको न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर एंडोस्पर्म के अंदर डुबो के रखा जाए। भाई यहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है पूरा, तो जो एम्ब्रियो है वो पूरे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे एंडोस्पर्म के न्यूट्रिटिव टिश्यू के, वो कौन इंश्योर करता है? सस्पेंसर। तो सस्पेंसर उसको कहां भेज देगा? बीच में भेज देगा या फिर चलाजल साइड की तरफ भेज देगा, थोड़ा सा धकेल देगा। तो ये हो गया हमारा सस्पेंसर का काम। अब दूसरा वाला सेल जो हमने ऊपर की तरफ बनाया, ये देखो जो एम्ब्रियो है, एक्चुअल एम्ब्रियो यही होता है। अब ये एम्ब्रियो कैसे बनेगा? ये जो छोटा वाला सेल था इसके अंदर में डिवीजन होता है, और इसके अंदर डिवीजन यूनिफॉर्मली चलता है पहले तो, और जब यूनिफॉर्मली चलेगा तो एक ग्लोब्यूलर मास, एक स्फेरिकल मास का फॉर्मेशन हो जाता है ऊपर सस्पेंसर के ऊपर, जिसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये जो स्टेज है एम्ब्रियो की, इस स्टेज को बुलाया जाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि ये ग्लोब जैसा, आपने ग्लोब का देखा होगा, ग्लोब जो मैप की जगह यूज कर जाते हैं कुछ ऑफिस वगैरह में, तो वो सर्कुलर होते हैं। इसी तरह से ये भी स्फेरिकल टाइप का, ग्लोब्यूलर टाइप का एम्ब्रियो बन गया। आफ्टर ग्लोब्यूलर स्टेज, नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है हार्ट शेप स्टेज। अब धीरे धीरे जो सारे सेल थे वो डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। कुछ सेल अभी तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सेल धीरे से डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ जगह पे हमें इलोंगेशन दिखाई पड़ेगा, कुछ जगह पे डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा, मतलब अब पैटर्न बनने लगेगा। धीरे धीरे एम्ब्रियो अपना शेप अटेन कर रहा है। तो शेप अटेन करते टाइम ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देता है, और जिस स्टेज को हम बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो है इसको क्या कहलाया जाता है? हार्ट शेप एम्ब्रियो। या हार्ट शेप है, दिल के जैसा दिखाई पड़ रहा है। सस्पेंसर ने इसको कहां जोड़ रखा है? एम्ब्रियो सैक की जो वॉल है माइक्रोपाइलर साइड पे जोड़ रखा है। एक और चीज नोटिस कर सकते हो, यहां पे हमने सस्पेंसर बहुत बड़ा बनाया था, यहां पे सस्पेंसर छोटा बनाया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सस्पेंसर उतना बड़ा था तो सस्पेंसर छोटा कैसे हो सकता है? तो आपको समझना है कि ये जो सस्पेंसर है इसका साइज कॉमन है, उसका साइज कांस्टेंट है, पर धीरे धीरे हमारा जो एम्ब्रियो है, उसके ऊपर जो एम्ब्रियो लगा हुआ है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ये जो एम्ब्रियो है इसका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसका साइज हम एक लेवल से ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते इस कॉपी में या फिर इस टैबलेट पे, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सस्पेंसर को छोटा दिखा रहे हैं। बस आप कंपेयर कर लेना कि सस्पेंसर छोटा होता जा रहा है लेकिन वो कांस्टेंट साइज का है, मतलब जो एम्ब्रियो है उसके ऊपर लगा हुआ एम्ब्रियो वो काफी ज्यादा साइज में बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जहां पर जो पैटर्न फॉर्मेशन था वो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, जहां पर आपको अच्छे से पैटर्न वहां पे एक्चुअल में दिखाई पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो, या इसी को टॉर्पीडो एम्ब्रियो बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर। इसका कॉमन नेम है मैच्योर एम्ब्रियो, और कुछ प्लांट्स के अंदर भी ये कर्व्ड टाइप का होता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए इसको टॉर्पीडो स्टेज बोल दिया है वहां पर। तो हमारा सस्पेंसर और छोटा हो गया क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो और बड़ा हो चुका है। तो आपको मान के चलना है कि सस्पेंसर कांस्टेंट है लेकिन एम्ब्रियो से एक बहुत बड़ा हो चुका है एम्ब्रियो, जिसकी वजह से हमने उसको छोटा दिखाया है। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है इसमें कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है चीजों का। पहले तो 2 कॉटिलिडन्स दिखाई देंगे, ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम कॉटिलिडन बोल रहे हैं।
फिर दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक रेडिकल और एक प्ल्यूम्यूल। जब एम्ब्रियो का प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे तो उनका फंक्शन भी समझाएंगे। अभी तो बस आप इतनी चीजें याद रख लो कि तीन चीजें दिख रही हैं, एक कॉटिलिडन, एक रेडिकल और एक प्ल्यूम्यूल। और सस्पेंसर छोटा होता जा रहा है, मतलब सस्पेंसर सेम है लेकिन एम्ब्रियो बड़ा होता जा रहा है। यह है मैच्योर एम्ब्रियो। ये एक जर्नल आउटलाइन है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कि एंजियोस्पर्म में किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप करता है। लेकिन आपको मालूम होगा जब हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, क्लासिफिकेशन वाला पढ़ा था, तो वहां पे बताया था कि प्लांट्स दो ग्रुप्स में बांटे जा सकते हैं। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, और एक होते हैं डाइकॉट टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या फर्क है दोनों में? उनके एम्ब्रियो में ही बेसिक फर्क होता है। जो उनका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है वहां पर एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों के मैच्योर एम्ब्रियो में डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग का एम्ब्रियो दोनों में सेम बनता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्टार्टिंग का एम्ब्रियो तो सेम बनता है, लास्ट में जाकर के जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा वो फर्क कर देता है, उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो बोथ शो सिमिलर टाइप ऑफ इनिशियल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो, लेकिन बाद में डिफरेंस देखने को मिलता है। पहले डाइकॉट एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में मोनोकॉट एम्ब्रियो डिस्कस करेंगे। मैच्योर फॉर्म दोनों की डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक डाइकॉट एम्ब्रियो का ओपन पोर्शन में, मतलब खोल करके पूरा डाइकॉट एम्ब्रियो सेक्शन बनाया है। किसी भी एम्ब्रियो के पास में दो चीजें होती हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, जो पूरा सेंट्रल पोर्शन, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सेस से कॉटिलिडन्स जुड़े हुए रहते हैं। कॉटिलिडन्स बेसिकली फूड स्टोरिंग टिश्यू हैं, फूड रिजर्व इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि आगे चल के जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा, तब काम आएगा। तो यहाँ पर एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है जो नया प्लांट बनाता है, और कॉटिलिडन्स होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है, जो प्लांट बनाने के टाइम पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइकॉट्स के पास में टोटल दो कॉटिलिडन्स जुड़े होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस से। तो एम्ब्रियोनल एक्सेस से कितने कॉटिलिडन्स जुड़े हुए हैं? दो कॉटिलिडन्स यहां से जुड़े हुए रहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर लेवल, ये वाला लेवल, जहां पे एम्ब्रियोनल एक्सेस से कॉटिलिडन्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये हमारा रेफरेंस एक्सेस हो गया। इस एक्सेस के ऊपर कुछ एम्ब्रियोनल एक्सेस का पार्ट है और इसके नीचे भी कुछ पार्ट है, और उन दोनों में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सेस का जो कॉटिलिडन्स वाले से ऊपर साइज पे लोकेटेड होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है? पूरा एपिकोटाइल। जबकि कॉटिलिडन जुड़ने के साइज, कॉटिलिडन्स के नीचे जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो हमारे पास में दो कोटाइल्स हो गए, एक एपिकोटाइल जो ऊपर वाली साइड है और हाइपोकोटाइल जो नीचे वाली साइड पे। एपिकोटाइल के बिल्कुल टिप पोर्शन पर प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट होता है। प्ल्यूम्यूल एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और इसी के डिवीजन की वजह से शूट जर्मिनेट करेगी। तो एपिकोटाइल के टिप पर क्या प्रेजेंट है? प्ल्यूम्यूल, जो आगे चल के शूट डेवलपमेंट हेल्प करेगा। हाइपोकोटाइल के बिल्कुल टिप पर क्या प्रेजेंट है? रेडिकल। ये जो पीले कलर से हमने बनाया, ये ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, पर इसको बोलते हैं रेडिकल। ये रेडिकल आगे चल करके रूट बनाता है। ये रेडिकल आगे चल के क्या बनाता है? रूट बनाता है। अब रूट का काम है सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करना। भाई प्ल्यूम्यूल तो हवा में जाएगी, हवा में तो बहुत रेजिस्टेंस मिलता नहीं है, बट रूट का काम कहाँ है? रूट कहाँ जर्मिनेट करती है? रूट तो सॉइल के अंदर जर्मिनेट करती है। अब सॉइल के पार्टिकल्स उसको रेजिस्ट करेंगे, सॉइल के पार्टिकल्स उसको डिग्रेड, डैमेज कर सकते हैं जब वो फोर्सफुली अंदर एंटर करेगी। तो जो रूट का टिप पोर्शन है, जो रेडिकल है, वो डैमेज ना हो जाए, इस वजह से रूट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग एडिशनल देखने को मिलती है जिसका नाम है रूट कैप। तो ये जो हरे कलर से हमने बनाया है ये एडिशनल कवरिंग है
जिसको हम रूट कैप भी बोलते हैं, क्योंकि इसी रूट कैप ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है रेडिकल को। तो ये पूरी चीज हो गई हमारे पास में डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो। अब डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो मोनोकॉट से कैसे डिफरेंस है, तो एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलप देख लेते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोकॉट प्लांट इवोल्यूशन में बाद में आए हैं और ये किससे इवोल्व हुए हैं, डाइकॉट से। जो हमारी इवोल्यूशन की लेटेस्ट थ्योरी है वो ये मानती है कि मोनोकॉट प्लांट किससे ओरिजिनेट हुए हैं, डाइकॉट से। मतलब डाइकॉट में मॉडिफिकेशन होकर के मोनोकॉट प्लांट बनाए हैं। मतलब जो मोनोकॉट के अंदर में स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा वो कुछ ना कुछ डाइकॉट से रिजेंबल कर रहा होगा, डाइकॉट का रिजेंबलेंस दे रहा होगा, पर कुछ चीजें अलग होंगी जो वो मॉडिफाई हो चुकी है आपके टाइम में। मोनोकॉट एम्ब्रियो, अब मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी एक एम्ब्रियोनल एक्सेस है, ये बीच का जो पोर्शन है ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है पूरा। और एम्ब्रियोनल एक्सेस के दोनों साइड पर देखो तो कॉटिलिडन्स लगे हुए हैं, इधर भी कॉटिलिडन इधर भी कॉटिलिडन। लेकिन इसका जो कॉटिलिडन है वो एक ही फंक्शनल कॉटिलिडन होता है। ये जो एक साइड में कॉटिलिडन है एक सिंगल कॉटिलिडन जो फंक्शनल होता है, जबकि दूसरा वाला तो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि मोनोकॉट्स किससे इवोल्व हुए हैं, डाइकॉट से। तो दूसरा वाला दिखता जरूर है बट वो दूसरा रेमिनेसेंट है, रिमेनेंट बचा हुआ है, सिर्फ उसका टुकड़ा कुछ बचा हुआ है। डाइकॉट्स में जो पहले प्रॉपर था वो इवोल्व होकर के यहां पर रिड्यूस हो चुका है और इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो यहां पर जो रिड्यूस्ड कॉटिलिडन है हमारा, एक कॉटिलिडन बहुत छोटा हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, नॉन फंक्शनल है, इसी को बुलाते हैं एपीब्लास्ट। इसको जनरली हम कंसीडर भी नहीं करते आज के टाइम पे कॉटिलिडन। अगर हमें कोई ये पूछता है कि मोनोकॉट प्लांट में टोटल कितने कॉटिलिडन्स होते हैं तो हम हमेशा एक आंसर देते हैं। मोनोकॉट्स के पास में एक ही फंक्शनल कॉटिलिडन होता है तो एक ही माना जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सेस सेम वही केस है, जो भी पोर्शन इसके ऊपर होगा कॉटिलिडन को वो एपिकोटाइल और जो इसके नीचे होगा वो हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड करेगा प्ल्यूम्यूल में और हाइपोकोटाइल रेडिकल। रेडिकल के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी रूट कैप की। ये सिंपल सा सारी चीजों में रहता है। पर अगर ध्यान से देखो तो इसके एम्ब्रियोनल एक्सेस के ऊपर, एम्ब्रियोनल एक्सेस खत्म होने के बाद में कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जैसे दिखाई पड़ रही है। देखो ये जैसे ये रूट की तरफ भी है और शूट की तरफ भी। ये कुछ शीट होती हैं या फिर कुछ कवरिंग लाइक शीट्स होती हैं जो प्ल्यूम्यूल को भी कवर करके रखती हैं और रेडिकल को भी कवर करके रखती हैं। ये बेसिकली इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का होता है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है और इसको भी प्रोटेक्ट करना है। जो शूट को प्रोटेक्ट करने वाली शीट है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, जो कि अनडेवलप्ड लीव्स की फॉर्म में, फोलियर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। जो रूट को प्रोटेक्ट कर रही है, रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं कोलियोहाइजा। तो दो तरह की शीट हो गई, एक कोलियोप्टाइल जो शूट को प्रोटेक्ट करेगी, प्ल्यूम्यूल को प्रोटेक्ट करेगी, और एक कोलियोप्टाइल और कोलियोहाइजा किसको प्रोटेक्ट करेगी, रूट को, रूट की टिप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के एम्ब्रियो में। तो आप देख भी सकते हैं, डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं, इस तरह का एम्ब्रियो यहाँ पर है, इस तरह का एम्ब्रियो यहाँ पर है। जो मेजर डिफरेंस है वो कॉटिलिडन्स में, इसीलिए इनको हम मोनोकॉटिलिडन्स या फिर मोनोकॉट बुलाते हैं, एक कॉटिलिडन, यहाँ पर डाइकॉटिलिडन्स या फिर डाइकॉट, दो कॉटिलिडन्स। तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के बाद में कंप्लीट सीड में भी पता होना चाहिए हमें, थोड़ा सा कंप्लीट सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना चाहिए। भाई सीड जो है वो दोनों चीजों से मिलकर के बना है, एम्ब्रियो से भी मिलकर के बना है और एंडोस्पर्म से मिलकर के बना है। इसके अलावा जो सीड है उस पे कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी होती हैं जिसको हम सीड कोट बुलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले तो बताओ कि सीड बना किससे है। सीड डेवलप हुआ है ओव्यूल से। जो ओव्यूल कुछ इस तरह का था, ये ओव्यूल था, यही ओव्यूल डेवलप होके सीड बनता है। अब इस सीड के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती है वो समझो।
सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सीड कोट। एंजियोस्पर्म्स के अंदर में सीड के ऊपर में आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सीड कोट। ये सीड कोट एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये जो इंटीग्यूमेंट्स थे ना, जो हम लोग इंटीग्यूमेंट्स बताते हैं, ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट्स, ये इंटीग्यूमेंट्स मॉडिफाई होकर के सीड कोट बना देते हैं। अब टोटल इंटीग्यूमेंट्स कितने थे? 2 इंटीग्यूमेंट्स थे, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो सीड कोट में कितनी लेयर्स होंगी? सीड कोट में भी 2 लेयर्स होंगी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो जो सीड कोट है वो सारे एंजियोस्पर्मिक सीड पर दिखाई देता है। उसमें 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर टेस्टा जो कि थिक एंड कॉन्टिन्यूअस होती है, थिक होती है, रिजिड होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है, प्लस एक टेगमेन होती है जो कि फाइब्रस होती है, मतलब मेम्ब्रेनस होती है, पतली सी मेम्ब्रेन लाइक होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है और मेम्ब्रेनस होती है। ये दोनों ही जो सीड कोट हैं, ये जो 2 डिफरेंट लेयर्स हैं, ये 2 इंटीग्यूमेंट्स से डेवलप हुई हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज जो सीड के पास में प्रेजेंट है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमने डिस्कस कर ही लिया। एम्ब्रियो के अंदर में एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है और कॉटिलिडन्स होता है। मोनोकॉट सीड होगा तो एक कॉटिलिडन होगा, डाइकॉट सीड होगा तो वहां पर एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, तो एम्ब्रियो होता है। तीसरा कंपोनेंट है एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म था ये किस लिए बना था ओरिजिनली? ध्यान से सोचो, एंडोस्पर्म बना किस लिए था? एंडोस्पर्म बना था टू सपोर्ट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब हमारा एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या डेवलप हुआ था? एंडोस्पर्म। अब बहुत सारे ऐसे सीड होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो मतलब जब जैसे ही एम्ब्रियो पूरा डेवलप हुआ, एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो ने सारा का सारा एंडोस्पर्म यूज कर लिया। तो इन सीड में, ऐसे सीड के अंदर में एंडोस्पर्म दिखाई नहीं पड़ेगा। यही हमने किस साइन से लिखा है? माइनस साइन से। लेकिन दूसरी कैटेगरी ऑफ जो सीड होती है उसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद भी, जो एम्ब्रियो बन गया उसके बाद भी कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, तो वहां पर एंडोस्पर्म सीड में दिखाई भी पड़ सकता है। तो ओरिजिनली एंडोस्पर्म सीड के लिए नहीं बना था, ओरिजिनली एंडोस्पर्म किसके लिए बना था? फॉर एम्ब्रियो फॉर्मेशन। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं कि एम्ब्रियो बनने के बाद भी उनके अंदर में एंडोस्पर्म बच जाता है, और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो बनने के बाद बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। तो एंडोस्पर्म एक ऑप्शनल चीज है। सीड में ये दोनों कंपोनेंट तो होते ही हैं, सीड कोट और एम्ब्रियो। हो सकता है कि एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे ही। तो यहां पे हमने इसका एक डायग्राम बना दिया। ये आउटर कवरिंग है सीड कोट टेस्टा, ये मेम्ब्रेनस कवरिंग है टेगमेन, ये हमारे पास में एम्ब्रियो लोकेटेड है, और ये जो हमने टिश्यू दिखा रखा है ये एंडोस्पर्म है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। अब एंडोस्पर्म किसी सीड में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके बेसिस पे हम सीड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर तो एंडोस्पर्म सीड के अंदर में देखने को मिल रहा है तो ऐसे सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। जबकि अगर एंडोस्पर्म दिखाई ना पड़े तो ऐसे सीड को बुलाया जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। या तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलो या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कह करके इसको बुलाया जाता है। किस तरह के सीड में जनरली एंडोस्पर्म देखने को मिलता है? मतलब जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उसके क्या एग्जाम्पल हैं? ज्यादातर मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, जबकि डाइकॉट्स के अंदर में एंडोस्पर्म रेयरली देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो है उसके पास में खुद के पास टिश्यू फूड स्टोर करने के लिए एक छोटा सा कॉटिलिडन ही है, बस सिंगल कॉटिलिडन है।
मोनोकॉट्स के पास में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मोनोकॉट्स के पास तो उसके एम्ब्रियो के पास खुद के पास फूड को स्टोर करने के लिए दो बड़े बड़े कॉटिलिडन्स हैं, तो सारा फूड एम्ब्रियो खुद ही स्टोर कर लेगा अपने कॉटिलिडन्स में। पर मोनोकॉट ने फूड ज़्यादा स्टोर नहीं कर रखा अपने पास, थोड़ा सा ही फूड होता है जो कि इस कॉटिलिडन में, बाकी सारा फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में। तो मोनोकॉट्स के अंदर में एंडोस्पर्म ज़्यादा मिलता है, कॉमनली पाया जाता है। जबकि अगर हम डाइकॉट सीड की बात करें तो वहां पर एंडोस्पर्म रेयरली देखने को मिलता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे मिल जाता है। जैसे कैस्टर हो गया, कैस्टर एक डाइकॉट है पर इसमें एम्ब्रियो देखने को मिलता है। वहीं पर कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है मोनोकॉट्स के जिनके अंदर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड एक मोनोकॉट है बट वहां पर भी एंडोस्पर्म दिखाई नहीं पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सीड की, जो कुछ सीड के डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, बहुत डिफिकल्ट टाइप के डायग्राम्स हैं। 4 सीड दिए हुए हैं, उन चारों में से 2 सीड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनको लेबल भी सही से नहीं किया गया है, तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। तो वो 4 सीड कौन कौन से दिए हुए हैं? पहला है बीन। बीन एक डाइकॉट है, मतलब इसके पास 2 कॉटिलिडन्स, ये कॉटिलिडन डेवलप कर रखे हैं और इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस है ये। दूसरा जो दिया हुआ है वो है कैस्टर। ये जो सीड आपको दिया होगा ये कैस्टर होगा। कैस्टर के सीड की पहचान होती है कि उसका जो एम्ब्रियो होता है वो इस तरह से ब्रांच्ड नेटवर्क दिखा रहा होता है। उसका जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है ना वो ब्रांच्ड इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो वो ब्रांच्ड एम्ब्रियो देख करके आप समझ सकते हैं। उसके अलावा कॉटिलिडन इसके पास 2 ही होते हैं, ये रहा कॉटिलिडन्स, ये कॉटिलिडन है 1 और ये है कॉटिलिडन नंबर 2। कैस्टर एक मतलब ऐसा डाइकॉट प्लांट है जिसके अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। जनरली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलता, लेकिन कैस्टर एक्सेप्शन है, वहां पर एंडोस्पर्म मिलता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये भी है। लास्ट इसके नीचे एक आउटग्रोथ दिखा रखी होगी सीड के नीचे, जिसको बोलते हैं कैरंकल। कैरंकल बेसिकली एक तरह की आउटग्रोथ होती है जो एक साइड पे प्रेजेंट रहती है। ये ओवरी का पार्ट होता है जो बच गया है, ओवरी का पार्ट है, रिमेनेंट पार्ट है जो कैरंकल की फॉर्म में कैस्टर में दिखाई पड़ता है। अनियन सीड, अनियन सीड को पहचानने का तरीका है कर्व्ड एम्ब्रियो। इसका जो एम्ब्रियो होता है ना वो कर्व्ड टाइप का दिखाई पड़ता है। यहां पर देखो एम्ब्रियो कैसा है, कर्व्ड, इस तरह से मुड़ घूमा हुआ है, स्पाइरल फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, कर्व्ड दिखाई पड़ रहा है। और इसके टिप पर हमारा एम्ब्रियोनल एक्सेस और ये ऊपर की साइड पे है कॉटिलिडन्स। तो ये कॉटिलिडन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे रूट टिप है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट टिप है, शूट रूट टिप वहां पर देखने को मिल रही है। ये हो गया अनियन सीड, जिसमें कर्व्ड एम्ब्रियो देख के आप पहचान सकते हो। लास्ट है मेज एम्ब्रियो, भुट्टे का जो सीड होता है वो भी एक हमें दे रखा है। भुट्टे का सीड हमने बेसिकली मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देख रखा है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। भुट्टा एक मोनोकॉट है, मतलब इसके पास एक बड़ा सा एंडोस्पर्म होगा। ये देखो, ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये नहीं ना हरे कलर से बनाया है, ये पूरे सीड का बल्कि पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन तो सीड का एंडोस्पर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंडोस्पर्म के अंदर एक साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, ये छोटा सा। एंडोस्पर्म में एक डिप्रेशन होता है एक तरफ और वहां पे एक छोटा सा एम्ब्रियो लोकेटेड होता है। एम्ब्रियो हमें मालूम है मोनोकॉट प्लांट है, तो एम्ब्रियोनल एक्सेस के ऊपर में कोलियोप्टाइल और कोरियोरहाइजा भी दिखाई पड़ेगा, ये रहता है। अब इस एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट कौन करता है? इस एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए एंडोस्पर्म की एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। इन दोनों को सेपरेट कर रही होती है एंडोस्पर्म की एक लेयर जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर की खास बात होती है कि एल्यूरोन लेयर के अंदर प्रोटीन रिच सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो एल्यूरोन सेल्स हैं ये प्रोटीन रिच ग्रेन्यूल्स के अंदर रिच होते हैं। ये हो गए हमारे 4 तरह के सीड जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।